नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवयानी सुबह के समय पूजा पाठ करके अपने घर के हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आशा उसके घर आती है और उसे चाय पीते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, देवयानी, ये तो बहुत ही गलत बात है। वैसे तो तू मुझे अपनी पक्की सहेली बताती है, लेकिन जब बहू से सेवा करवाने की बारी आई तो तू झूठे मुंह भी कभी नहीं बोलती है कि आशा आओ मेरे घर, कभी तुम्हें अपनी बहू के हाथों की गरम गरम चाय पिलाऊं। आशा, तू भी कैसी बातें करती है। अपनों को अपने घर आने के लिए कब से बुलाने और कहने की जरूरत पड़ने लगी। वैसे इस जगह गलती तो तेरी है। मेरे बेटे की शादी होने से पहले कितना मेरे घर आती थी, और जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तू तो ईद का चांद हो गई है। हाँ, ये तो है, अब आने का टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरा, अब मुझे पता है कि तू अकेले नहीं है, तुझसे बात करने के लिए कोई है, इसलिए नहीं आती हूँ। तो फिर पराया किसने किया, तूने या मैंने? मैं तो तुझे आज भी अपनी पक्की सहेली मानती हूँ। आज भी मुझे यकीन है कि तू बिना काम के तो मेरे घर नहीं आई होगी। जरूर तुझे कोई काम होगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, आई तो मैं काम से ही थी। मैंने तो पहले ही कहा था। अब बोल, किस काम से आई है तू? मैं तो तुझसे यही बोलने आई थी कि जब तू मकर संक्रांति पर लड्डू बनाने के लिए अपने गांव से तिल मंगवाएगी तो थोड़े मेरे लिए भी मंगवा लियो। यहाँ अच्छे तिल मिलते नहीं है, उसमें मिलावट होती है। वैसे अगर तू नहीं भी बोलती ना तो भी मुझे याद था, मैं तेरे लिए मंगवा देती। तू मुझे और मेरी पसंद की चीजों को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं। देवयानी और आशा आपस में बातें कर रही थी। तभी अर्चना आशा के लिए चाय लेकर आती है और उसे देती है। अर्चना को देखकर आशा हंसते हुए देवयानी से कहती है, देवयानी, सच में तेरी बहू बहुत सुंदर है। तेरे तो भाग ही खुल गए इतनी सुंदर बहू पाकर। मेरी बहू सुंदर होने के साथ साथ गुणवान और समझदार दोनों ही है। तभी तो देख, तेरे आते ही बिना कहे ही तेरे लिए चाय लेकर आ गई। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर तूने क्या क्या करने की सोची है अपनी बहू की पहली मकर संक्रांति पर? करना क्या है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होता है। बस इस बार की मकर संक्रांति पहले की मकर संक्रांति से ज्यादा खुशियों से भरी होगी, क्योंकि इस बार मेरी बहू की ये पहली मकर संक्रांति होगी जिसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है और खुश होना भी चाहिए, तुझे इतनी अच्छी बहू जो मिली है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी कभी। आशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अर्चना अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज रात के समय अर्चना का पति अजय अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अर्चना वहां आती है और बेड पर उसके बगल में चुपचाप बैठ जाती है। तभी अजय उससे कहता है, मैडम, मैं काम कर रहा हूँ, चुपचाप तुम बैठी हो। क्यों भाई, ज्यादा थक गई हो क्या? काम ज्यादा था क्या? आपको तो बस हमेशा मजाक ही बनाना आता है। मैं चुपचाप काम से थक कर नहीं बैठी हूँ, बल्कि मकर संक्रांति के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी तो अपनी बहू की पहली मकर संक्रांति को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि उनकी बहू को तो मकर संक्रांति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और पता भी कैसे होगा जब हमारे यहाँ मनाई ही नहीं जाती। इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है? अभी तो मकर संक्रांति में कुछ दिन है। तुम सुबह माँ से उसके बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगी। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी सोच रही होंगी कि इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारियां मैं करूंगी, लेकिन जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है तो उसकी तैयारियां मैं क्या ही करूंगी। यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम एक बार प्यार से बात करोगी तो देखना, माँ तुम्हें सब बता देंगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगी। वैसे भी तुम्हारी ये पहली मकर संक्रांति है, इसलिए डोंट वरी। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आ गया, वरना मुझे तो लगा कि पूरी रात तुम्हें समझाने में ही निकल जाएगी। सॉरी, मजाक कर रहा था। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद अजय और अर्चना दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तैयार होकर अर्चना अपनी सास देवयानी के पास जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनने के बाद देवयानी हंसते हुए कहती है, बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझे मकर संक्रांति के बारे में कुछ नहीं पता है तो, क्योंकि तू तो अभी नई नई शादी करके आई है, इसलिए इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैं तुझे सब बता दूंगी, ताकि आगे अगर कभी मैं तेरे साथ ना भी रहूं तो तुझे कोई परेशानी ना हो। देवयानी इतना कहकर अपनी बहू अर्चना को मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ बताती है। इस दिन सफेद या काले तिल के लड्डू बनते हैं और शाम को पूजा करके ही इन लड्डुओं को खाया जाता है। साथ ही इस दिन मार्केट में बहुत सारे अच्छे खाने के सामान मिलते हैं।
जैसे गुड़ पट्टी, मूंगफली, रेवड़ी इत्यादि। और शाम के समय सभी लोग अपनी छत पर जाकर पतंगबाजी करते हैं। अपनी सास से मकर संक्रांति के बारे में इतना कुछ सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है और कहती है, माँ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। मैं तो बहुत परेशान थी कि मकर संक्रांति की सारी तैयारियाँ कैसे करूँगी। मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। अब तू देख, मैं अपनी बहू की पहली मकर संक्रांति कितनी धूमधाम से मनाती हूँ। अब तो तुझे सारी चीजें पता लग गई ना, तो अब जल्दी से तैयारी में लग जा। देवयानी और उसकी बहू अर्चना की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी देवयानी की ननद ललिता सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर तिल के पैकेट दिखाते हुए कहती है, लेकिन भाभी, बिना तिल के तिल वाले लड्डू कैसे बनाओगे? और वो तो मेरे पास है। हाँ, ये तुमने सही कहा और कितने सही टाइम पर आई हो तुम। भाभी, साल में एक बार ही तो मिलना होता है, भला वो मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर मैंने सोचा ये आपकी बहू की पहली मकर संक्रांति है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। बहू, इस तिल को धोकर सूखने के लिए धूप में रख दे, ताकि लड्डू बनाने में कोई परेशानी ना हो। जी माँ जी। अर्चना इतना कहकर तिल के पैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और मकर संक्रांति का दिन आता है। दोनों सास बहू मिलकर पूजा की सारी तैयारी करती हैं। तिल के लड्डू बनाती हैं, खाने के लिए बहुत सारी चीजें भी मंगवाती हैं और अर्चना अपने पति अजय के साथ मिलकर पतंग उड़ाती है। थोड़ी देर बाद शाम को पूजा होने के बाद सभी लोग आराम से हॉल में बैठकर तिल के लड्डू खाते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए मकर संक्रांति के दिन को एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखकर ललिता कहती है, मानना पड़ेगा भाभी, इस बार की मकर संक्रांति की बात ही कुछ और थी। हमने इस बार हर बार से ज्यादा मजे किए और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। हर बार तो हम कितना थक जाते थे। ये बात तो तुमने सही कही, और ये सब मेरी बहू की वजह से ही तो हुआ है। उसने हमारा सभी कामों में कितना साथ दिया है। हमें कोई खास काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो थकान कैसे होगी। बस करिए माँ जी, आप बेवजह ही मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं। मैंने तो वही किया जो आपने कहा। मकर संक्रांति का दिन इतने अच्छे से मनाया जाता है। ये दिन इतना स्पेशल होता है, इसमें इतना मजा आता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आज सच में बहुत मजा आया। वैसे मजा तो मुझे भी बहुत आया तुम्हें पतंगबाजी में हराने में। तुम और सब काम करना तो सीख गई, लेकिन पतंग उड़ाना नहीं सीख पाई। कोई बात नहीं, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले साल की मकर संक्रांति की पतंगबाजी में हारने के लिए तैयार रहिएगा, तब तक सीख जाऊंगी। क्यों माँ जी? हाँ बिल्कुल, तू चिंता मत कर बहू, तब तक मैं तुझे बहुत अच्छी पतंग उड़ाना सिखा दूंगी। माँ जी, आप और पतंग उड़ाना? हाँ बहू, तुम्हें अभी तक नहीं पता? भाभी बहुत अच्छी पतंग उड़ाती है, इन्हें पतंगबाजी में कोई नहीं हरा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि अगली मकर संक्रांति तक मैं बहुत अच्छी पतंग उड़ाना सीख ही जाऊंगी। हाँ बहू बिल्कुल, लेकिन ये बात भी सच है भाभी कि आपने अपनी बहू की पहली मकर संक्रांति जितनी धूमधाम से मनाई है उतनी कोई नहीं मनाता है। ललिता की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार देवयानी की बहू अर्चना के साथ साथ उसके सभी घर वालों के लिए भी बहुत खास और यादगार बन जाता है। सुनीता फोन पर बात करने के बाद फोन रखते हुए अपने बेटे रमन को आवाज लगाती हुई बोलती है, रमन बेटा, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ कहिए, क्या बात है? बेटा, तू मेरा एक लौता बेटा है और अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए तेरी मौसी ने एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता भेजा है। मैंने तुझसे बिना पूछे हाँ कर दी है। तू नाराज तो नहीं है ना? इसमें नाराजगी की क्या बात है? आप मेरी माँ हैं, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है आपको। जुग जुग जी मेरे लाल, अब जो तूने हाँ कर दी है तो फिर हम जल्दी से राजस्थान तेरी मौसी के यहाँ चलेंगे। मौसी के घर से ही तेरी शादी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं बॉस से आज ही छुट्टी की बात कर लूँगा। वक्त बीतने के साथ अगले दिन रमन परिवार के साथ राजस्थान अपनी मौसी के घर आता है, जहाँ मंजू उनका स्वागत करती हुई बोलती है, आओ आओ जीजी। नमस्ते मासी जी। अरे रमन बेटा, कितने अरसों बाद देखा है तुझे। छोटा सा था जब गोद में खिलाया था तुझे, अब देखो मौसी के कद से भी ऊंचा कद हो गया है, खूब फल फूल। सभी एक साथ अंदर जाते हैं, जहाँ मंजू उनका स्वागत करती हुई कहती है,
माफ करना जीजी, थोड़ी देर हो गई। ये लो, सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के मशहूर देसी घी के घेवर खाओ। घेवर? बड़ा अलग सा नाम है छोटी। जैसे ही रमन और सुनीता घेवर चखते हैं, तभी रमन तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह मौसी, सचमुच ये घेवर तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। हाँ छोटी, ये घेवर मिठाई तो मैंने अपने जीवन में पहली दफा खाई है। हमारी दिल्ली में तो मिलते ही नहीं है ये। अरे जीजी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में घेवर ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मगर ये जरूर हो सकता है कि राजस्थानी स्वाद जैसा घेवर राजस्थान के अलावा कहीं और ना मिले। ऐसा क्यों पर? ऐसा इसलिए जीजी, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान खास तौर पर घेवर मिष्ठान की कला में पूरी तरह निपुण है। इसलिए राजस्थानी लोग अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार में घेवर खिलाना कभी नहीं भूलते। तब तो मेरी होने वाली बहू के घर भी इसी के साथ हमारा स्वागत होगा, है ना? हाँ। इस तरह मंजू राजस्थान के घेवर की खासियत बताती है, जिसके बाद सफर से थके हुए रमन और सुनीता आराम करते हैं और अगली सुबह सभी रेडी होकर लड़की वालों के घर पहुंचते हैं, जहां लड़की की मां सामरी सबका स्वागत करते हुए बोलती है, खम्बा खड़ी समधन सा, आओ आओ पधारो। जीजी नमस्ते बहन जी। अच्छा बैठो, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करके आती हूँ। सामरी जल्दी से अपनी बेटी शुगना के पास जाकर उसे कहती है, लाडो, तने तैयार हो गई ना? चल, तेरे सासरे वाले पधार चुके हैं, अच्छे से स्वागत सत्कार कर उनका। शुगना घूंघट किए हुए अपनी होने वाली सास सुनीता के पैर छूती है, जिसके बाद वो उन्हें नाश्ता करवाती है। अरे सामरी बहन, घेवर बड़े ही स्वादिष्ट थे। समधन सा, जिस घेवर की तारीफ कर रही हो ना, वो हमारी लाडो ने अपने हाथों से बनाया है। घणो चोखो बनावे से हमारी लाडो घेवर। और वैसे भी सगुना को तो घेवर खाना बहुत पसंद है, और हमारे राजस्थान में तो बिना घेवर के नाश्ता ही कोनी होवे। बड़ी अच्छी रीत है आपके राजस्थान की। चलिए अब सगाई की रस्म कर ली जाए। ये भी कोई कहने की बात है। दोनों परिवार सगाई की रस्म को पूरा करते हैं, जिसके बाद सामरी कहती है, मुबारक हो समधन सा, आज तुम्हारी छोरी सुगुना थारी हो गई। इस खास मौके पर मुँह तो मीठो करानो बनतो है। सामरी टेबल पर पड़ी हुई घेवर की थाली से सबका मुंह मीठा करवाती है, जिसके बाद सभी मिलकर बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहाँ से विदा होते हैं। कुछ समय बीतने के साथ शादी की शुभ घड़ी आती है और राजस्थानी अंदाज में दोनों की शादी होती है। विदाई के समय सामरी बोलती है, समधन सा, जे कुछ मिठाइयाँ हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जे सगुना को बहुत पसंद है। घेवर मारी लाडो का पसंदीदा मिष्ठान है, इसीलिए बस उसके और थारे वास्ते मारी लाडो का ख्याल रखना। खम्बा खड़ी। इस तरह शुगना बहू बनकर राजस्थान से सीधा दिल्ली आती है, जहाँ सुनीता बोलती है, बहू जा तू आराम कर ले। और हाँ बहू, तुझे तो हिंदी आती है ना, तो तू मुझसे हिंदी में ही बात करियो। जी सासू माँ। मैं पड़ोसनों को मिठाई देकर आती हूँ। सुनीता बहू के मायके से आए घेवर को पूरे मोहल्ले में बांटने चली जाती है, जिसके बाद घेवर की शौकीन शुगना फ्रेश होकर घेवर खाने लगती है और बोलती है, माँ को पता था कि मुझे घेवर खाना कितना पसंद है, तभी तो उन्होंने इतने सारे घेवर मेरे लिए भेज दिए। घेवर खाना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है। इसकी खुशबू, इसका स्वाद सच में लाजवाब है, लाजवाब। वक्त बीतने लगता है। घेवर की शौकीन शुगना हर रोज घेवर खाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती, जिसे देखकर उसकी सास सुनीता उसे समझाते हुए कहती है, बस कर शुगना बहू, रोज रोज इतने मीठे घेवर खाएगी तो उम्र से पहले ही तुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी। इतनी ज्यादा मात्रा में मीठा खाना सही नहीं, और फिर रोज रोज ये घेवर खाकर तेरा मन नहीं भरता? पकती नहीं है क्या तू? माँ जी, इस घेवर की मिठास और स्वाद मुझे बेहद पसंद है।
ना ही घेवर खाए बिना मेरा दिन शुरू होता है और ना ही घेवर खाए बिना मेरी रात ढलती है। तो आप मुझे इसकी आदत को छोड़ने की सलाह तो ना ही दीजिए। घेवर खाने की आदत मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए 56 भोग से भी बढ़कर है घेवर। ठीक है, खा। इतना मीठा खाकर समय से पहले ही मत निकल लियो बस। और तुझे आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में तूने घेवर के 4 डिब्बे सफा चट कर दिए। अब बता, कल से क्या खाएगी? घेवर तो सारे खत्म हो गए आज। माँ जी, अभी तो मेरा मन भर गया है, बाकी कल की कल देखी जाएगी। वक्त बीतता है, जिसके साथ ही शुगना के घेवर खाने की इच्छा एक बार फिर से जाग उठती है और वो कहती है, रमन जी, मुझे घेवर खाए बहुत दिन हो गए हैं, प्लीज मेरे लिए ले आइए। अभी तो टाइम नहीं बेबी, शाम को आते हुए देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, लेकर ही आइएगा। बीवी की घेवर की डिमांड लिए हुए रमन ऑफिस चला जाता है और आते वक्त वो घेवर लेकर आता है और शुगना बोलती है, अरे अरे, मेरा घेवर ले आए आप, लाइए, दीजिए। अरे मेरी प्यारी बीवी, सारा प्यार इन घेवर पर ही लुटा दोगी क्या? तुम्हारे इन घेवर के लिए 50 दुकानों के चक्कर लगाकर आया हूँ, तब जाकर मिला है ये। मुझे तो बस घेवर से मतलब है। आज तो मैं जी भर के घेवर खाऊंगी। हाय, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पानी। अरे पर शुगना पति की बात को अनसुना करते हुए घेवर खाना शुरू करती है, जिसके बाद वो बोलती है, रमन जी, ये घेवर आप कौन से कंजूस से हलवाई से लेकर आए हैं? क्यों, अच्छे नहीं है क्या? अरे ये नकली घेवर है, इसमें जरा भी स्वाद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये सारा सामान ले आइए, मैं घर पर अपने हाथों से घेवर बनाऊंगी। रमन घेवर बनाने का सामान लेकर आता है, जिसके बाद शुगना अपना पसंदीदा घेवर बनाना शुरू करती है और उसकी सौंधी सी खुशबू पूरे घर क्या मोहल्ले में फैल जाती है। जिसके बाद मोहल्ले की सभी पड़ोसनी सुनीता के घर के बाहर जमावड़ा लगाकर खड़ी हो जाती है और सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या हरकत है? बिना पूछे घर में कैसे घुसी आ रही हो सबकी सब? ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं और ना ही कोई लावारिस बारात घर कि कोई भी घुस आए। हम सभी ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे घर के किचन से आ रही इस अलबेली खुशबू ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आज तो हम बहू के हाथों का खोए वाला घेवर खाकर ही जाएंगे। ये क्या मतलब है? मेरी बहू परिवार के लिए घेवर बना रही है, संसार के लिए नहीं, जो मुंह उठाकर चली आई सबकी सब। इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है सुनीता बहन। वो कैसे? अगर तुमने हम सबकी जुबान को घेवर का चस्का ना लगाया होता तो हम यहाँ आती ही क्यों? अब तो हम सभी बहू के हाथों का ही घेवर खाकर जाएंगे। सभी पड़ोसने किचन की ओर आंखों को गड़ाए इंतजार करती है। तभी शुगना बड़ी सी परात में घेवर लेकर आती है और देखते ही देखते प्लेट बिल्कुल खाली हो जाती है, जिसे देखकर सुनीता बोलती है, सुन ले अलबेली, इतना ही घेवर ठूसने का शौक है तो हलवाई के पास से खरीद कर खा ले। अरे सुनीता, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? हमने तेरे हाथ का बना घेवर थोड़ी खाया है कि तू हमें अपने तेवर दिखा रही है। और जब मुफ्त में खोए का स्वादिष्ट घेवर खाने को मिल रहा है तो बेफिजूल नोट खर्च करने की क्या जरूरत है? सभी के जाने के बाद सुनीता कहती है, सुन बहू, आज के बाद तेरा घेवर खाना बंद। अरे ऐसे कैसे नहीं खाऊंगी माँ जी? क्योंकि मेरे घर में कोई खजाना नहीं है जो मैं इन कंजूस पड़ोसनों को मुफ्त में देसी घी के बने घेवर खिलाऊं। मेरा बेटा पेड़ से पैसे तोड़कर नहीं लाता, मेहनत करके लाता है। तूने इतने महंगे खोए, काजू, बादाम और इतने महंगे घी में तले हुए घेवर इन भिखारिनों में बांट दिए और इनसे 1 चम्मच चीनी मांगेगी ना तो उसमें ही ये अपने असली तेवर दिखा देंगी। और तूने तो इन्हें देसी घी में तले मुफ्त में घेवर खिला दिए। इनमें से कोई भी यहाँ दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए, वरना अपना ये घेवर खाने का सामान तू अपने जेवर बेचकर ही खरीदियो। नहीं नहीं माँ जी, मैं समझ गई। आगे से जब कभी भी घेवर बनाऊंगी घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बनाऊंगी, ताकि इसकी खुशबू बाहर न जाए। मुझे घेवर के साथ साथ अपने जेवर से भी प्यार है। अंत भला तो सब भला। घेवर खाने की शौकीन शुगना को अपनी सास की बात माननी पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।